मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो वॉरेन है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो डिक्लोफेनेक सोडियम है। 50 mg की इंटेरिक कोटेड टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चर है वो एशियन कॉन्टिनेंटल है। तो चलिए आप इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसके आता है वो एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लॉटिंग होने लगती है, स्टमक बर्निंग होने लगती है और क्रैम्प्स आने लगते हैं, यानी कि स्टमक के अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है और गैस फॉर्म होने लगती है। गैस बहुत ज़्यादा होती है। एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, यानी एब्डोमेन के अंदर पेन भी होता है। बेल्चिंग यानी डकार बहुत आती है। ब्लडी ब्लैक टेरी स्टूल्स होते हैं, यानी कि जो फीसेस होते हैं या जो स्टूल्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें खून आता है। क्लाउडी यूरिन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लर होने लगता है यूरिन। पेशाब कंस्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बहुत ज़्यादा होता है। डायरिया हो जाता है, यहाँ तो डायरिया हो जाता है बहुत ज़्यादा, और डिजीनेस हो सकती है और हेडेक भी हो सकता है, सर दर्द। ये जो सिम्टम्स जो डिफरेंट अभी मैं आपको बताऊंगा वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कुछ में बिल्कुल भी इनमें से कुछ सिम्टम्स आए और ये भी हो सकता है कि कुछ में बहुत ढेर सारे सिम्टम्स आए कि वो बोले ये भी इसके अलावा भी बहुत से मुझे होते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये आधे हों। तो ये सारे जितने भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। इसके अलावा अगर और देखें तो डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट भी हो सकता है और कंसंट्रेशन भी इनकी यूरिन की चेंज हो सकती है। एक और होती है कि भूख ना लगना और खाना हजम ना होना, कि यूँ लगे जिसना खाना ही नहीं हजम हुआ, और इंक्रीज ब्लीडिंग भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की जो क्लास होती है, क्योंकि ये उसी से बिलोंग करती है डिक्लोफेनेक सोडियम, तो इनका सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जीआई ब्लीडिंग बहुत करते हैं और ब्लीडिंग टाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा देखें तो इचिंग होने लगती है, स्किन के अंदर रैशेज हो सकती हैं, नोजिया हो सकती है यानी मतली, वॉमिटिंग, उल्टी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इससे फील हो सकती है, पेन हो सकता है चेस्ट में ज़्यादातर, और पेल स्किन हो सकती है, पिलपिलाहट हो सकती है स्किन की, सीवियर स्टमक पेन भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा पेन होना, स्वेलिंग भी हो सकती है इससे, यानी कि सूजिश बहुत ज़्यादा, ट्रबल ब्रीथिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। और देखें तो इसके ये भी हो सकता है कि इससे अनयूजुअल ब्लीडिंग हो जाए, ब्रूजिंग जिसका मैंने बताया, और वॉमिटिंग हो सकती है ब्लड की या फिर कुछ ऐसे मटेरियल की जो कॉफ़ी की ग्राउंड की तरह लगे। वेट लॉस हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है यानी कि सुनाई ना देना, पास गैस की पास हो सकती है। ओवरडोज के अगर सिम्टम्स की बात कर लें तो उसमें एजिटेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानी, ब्लर विजन हो सकता है, सही नहीं दिखता, धुंधला होने लगता है, कॉन्शियसनेस चेंज होने लगती है, और जो नीला और पीला जो ब्लू और येलो कलर होता है वो देखने में बहुत मुश्किल होती है, यानी कि एबिलिटी टू सी कलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, यानी आई पर भी इसका साइड इफेक्ट होता है। कन्फ्यूजन होने लगती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होती है, हाइव्स होने लगते हैं, हॉस्टाइलिटी हो सकती है, यानी कि जो बंदे का जो बिहेवियर होता है वो लड़ने वाला होता है बहुत ज़्यादा, इरेगुलर या बहुत ज़्यादा जो है ब्रीथिंग होने लगती है, इरेगुलर ब्रीथिंग यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई या बिल्कुल ज़रा ज़्यादा कम, इस तरह की जो कैफियत है उसमें इरेगुलर या फास्ट स्लो शैलो ब्रीथिंग हो सकती है। इरिटेबिलिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन, लॉस हो सकती है, कॉन्शियसनेस, सही होश में ना होना, नर्वसनेस हो सकती है, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, चेस्ट के अंदर पेन होता है, और जो जितने भी और मैंने भी आपको सिम्टम्स बताए थे वो इंटेंसिफाई हो जाते हैं बेसिकली ओवरडोज में। अगर आप उसको ज़्यादा ले लें, बहुत ज़्यादा इसकी हाई कंसंट्रेशन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर नुकसान होता है। और देखें तो पिलपिला हो जाते हैं नाखूनों का, होंठों का जो पिलपिलापन हो जाता है और नीले हो जाते हैं नाखून, वो भी हो सकता है इससे। स्वेलिंग हो सकती है आईलिड्स की, इसके अलावा जो फेस है और जो लिप्स हैं, टंग है, उनकी भी स्वेलिंग हो सकती है। सीजर्स हो सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा, स्लीपीनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा, नींद आना, स्टोपर हो सकता है, टाइटनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा चेस्ट में, ड्राउजीनेस हो सकती है, और बहुत ज़्यादा जो बंदा कहते हैं ना उसकी स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लोनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है यानी स्लगिशनेस, और हेयरिंग लॉस यानी कि सुनने में बहुत मुश्किल होती है, कुव्वते समाज जो है वो इससे इफेक्ट हो जाती है। अब डेंजर साइड इफेक्ट्स की बात कर लें, डेंजर साइड इफेक्ट्स में एनसेट्स, सारी एनसेट्स की तरह ये भी इसके कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा ये कॉज कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस लिहाज से।
इसके अलावा देखें तो सीरियस जीआई एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं इससे, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, यानी कि अल्सर होना, ब्लीडिंग, खून निकलना मैदे के अंदर और आंतों के अंदर, पूरी जो लाइन हमारी है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है और बहुत ज़्यादा फैटल भी होता है। एलर्जिक रिएक्शंस बहुत सीवियर किस्म के हो सकते हैं, जिसमें सांस लेने में बहुत मुश्किल हो सकती है, हाई हो सकते हैं। स्वेलिंग जैसे मैंने आपको बताया फेस थ्रॉट की होने लगती है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, गला ख़राब हो जाता है और बर्निंग हो सकती है आइज़ की, स्किन पेन होता है, पर्पल हो जाती है स्किन या बिल्कुल पिलपिलाहट हो जाती है जो खाल की, और ब्लिस्टरिंग हो जाती है, छाले आ जाते हैं और पील होने लगती है। तो ये इसके खतरनाक साइड इफेक्ट है। और सबसे ज़्यादा इसके हेयरिंग लॉस, यानी मेन तो ये जो चूँकि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से बिलोंग करती है डिक्लोफेनेक सोडियम वॉरेन, तो इसलिए इसके सारे वही, और इसके अलावा जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो वही हैं जिस तरह और उसकी क्लास है जैसे एनसेड्स के। ठीक, ये इसके जो है साइड इफेक्ट्स है। अच्छा, अगर ये मैंने इसके और भी बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, अगर आपको मजीद इसके साइड इफेक्ट्स देखने हो और इससे मजीद डिटेल्स लेनी हो तो आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी फार्मरी डॉक्टर से। और इसके केस को किस कंडीशन में लेने चाहिए, किस चीज़ों में नहीं यूज़ करना चाहिए, और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में इसको लेना चाहिए, और ये आपके केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, तो इसके लिए भी आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं।